아침, 이건 난 아침. तो बमबाजी, मिसाइल अटैक, एयर स्ट्राइक्स, अभी सिर्फ यही खबरें आ रही हैं ईरान से और इजराइल से। इस बीच अमेरिका की तरफ से भी बड़े इंडिकेशंस दिए गए हैं। हालांकि अभी अमेरिका की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से बयान सामने आया कि 2 हफ्ते तक जो फाइनल प्लान है उसको टाला गया है। लेकिन पिछले 8 दिनों में, पिछले 7 दिनों में क्या कुछ घटनाक्रम मचा है, उस पर करेंगे विस्तार से बात। 이건 뭐야 아침, 이건 난 아침. पूरे मिडल ईस्ट में अनस्टेबिलिटी है। ईरान इजराइल के बीच महाजंग पिछले 8 दिनों से जारी है। सिर्फ और सिर्फ एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, मिसाइलें दागी जा रही है, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, चीख पुकार है, आगजनी है, लोगों में डर का माहौल है। इजराइल में भी कई कैजुअलिटीज हुई हैं, तो वहीं कैजुअलिटी का आंकड़ा ईरान में भी काफी ज्यादा है। ईरान कहीं से भी झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो वहीं दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू लगातार बड़े इंडिकेशंस देते हुए खुद सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि ये ऑपरेशंस क्यों चलाए गए, ये एयर स्ट्राइक्स क्यों की जा रही है। इसमें अकेले इजराइल का भला नहीं है, दुनिया का भला है। लेकिन पिछले 8 दिनों में हर कोई ये जानने की, समझने की कोशिश कर रहा था कि अयातुल्ला अली खामनेई कहां है, कहां है खामनेई, वो ईरान में है या ईरान छोड़कर भाग गए। लेकिन अब आज के इस खास बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगा कि अयातुल्ला अली खामनेई ने नए वीडियोस में कई ऐसे संकेत मिले हैं जो इशारा करते हैं कि उन्हें कहीं और शिफ्ट किया गया है। खामनेई को लेकर यह भी संभावना है कि हो सकता है उन्हें किसी सुरक्षित बंकर में शिफ्ट कर दिया गया हो। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह चुके हैं खामनेई कहां है हमें पता है, कहां मूवमेंट है हमें पता है। इजरायली पीएम नेतन्याहू कह रहे हैं कि शांति तभी आएगी जब खामनेई का खात्मा हो जाएगा। इजरायली रक्षा मंत्री काट्स कह रहे हैं कि यहां पर इस पूरे इलाके में शांति तभी होगी जब खामनेई मौत की नींद सोएंगे और अब खामनेई को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए सबके जहन में यह सवाल है कहां है खामनेई। अभी जो इंडिकेशंस आई हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्हें किसी सेफ स्थान पर शिफ्ट किया गया है। उनकी सुरक्षा और जगह बदलने को लेकर कई तरह की थ्योरीज हैं। उनके विरोधियों की राजनीतिक बयानबाजियों से पता चलता है कि खामनेई की जान को खतरा हो सकता है। तो वहीं ट्रंप भी दावा कर चुके हैं कि अमेरिका उनके सटीक जगह को जानता है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी उनकी हत्या की संभावना से इनकार नहीं किया। वहीं खामनेई को
बंकर में ले जाने की भी कई खबरें आ चुकी हैं। तो फिर बंकर से कब बाहर निकलेंगे खामनेई, ये एक बड़ा सवाल। इस खूनी संघर्ष में अब तक 3 चेहरे आ रहे थे, बेंजामिन नेतन्याहू, खामेनेई और तीसरा चेहरा था डोनाल्ड ट्रंप। अब आप देखेंगे 2 और चेहरे इसमें जुड़ गए हैं, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन। अब यहां से चीजें इंडिकेशंस हैं कि क्या ईरान, चीन और रूस के चक्रव्यूह में नेतन्याहू फंस गए। क्यों कह रहा हूं, बताता हूं आपको। देखिए, ईरान और इजराइल के बीच पिछले 8 दिनों से जंग जारी है। वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। दोनों ही देश एक दूसरे पर मिसाइल अटैक कर रहे हैं, ड्रोन अटैक कर रहे हैं, फाइटर जेट्स के जरिए एक दूसरे को लगातार बड़े संदेश दे रहे हैं। इजराइल जहां गाजा में हमास के साथ लड़ाई जारी रखे हुए है, वहीं दूसरे फ्रंट पर उसने ईरान से लोहा ले लिया। और एक चीज और बताऊं, तीसरा फ्रंट भी आप जानते हैं, यमन में हूती भी लगातार, हिजबुल्लाह भी लगातार अटैक करते हैं। तो इस युद्ध में रोजाना लाखों डॉलर सैन्य अभियान पर खर्च कर रहा है इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ युद्ध में इजराइल को प्रतिदिन 62 अरब रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। जुम्मा से जुम्मा कौन धुआं धुआं, युद्ध कहां जाएगा, हर कोई ये देख रहा है। सुपर पावर्स वेट एंड वॉच की स्थिति में है और इसी स्थिति को 2 हफ्ते हो चुके हैं। क्या यहां पर ये परिस्थितियां हैं कि अब तक जो व्लादिमीर पुतिन, रूस, शी जिनपिंग, चीन बिल्कुल साइलेंट मोड पे थे, क्या अब वो खुलकर ईरान के समर्थन में आ गए? और क्या इजराइल के साथ बड़ा खेला हो गया? पहले दिन से जहां यह नजर आ रहा था कि ईरान अलग थलग पड़ा है, कुछ और देश तो छोड़िए, चीन और रूस तो छोड़िए, मिडल ईस्ट के इस्लामिक राष्ट्र नहीं आ रहे साथ में, लेकिन ईरान ने कहा कि वो झुकेगा नहीं। खामनेई ने कहा सरेंडर नहीं होगा। ट्रंप की वार्निंग पर यहां से और ज्यादा अग्रेसिव वार्निंग खामनेई ने दी। तो क्या खामनेई से डर गए ट्रंप? डिटेल्स क्या आपको बताता हूं। ईरान पर हमला करने को लेकर ट्रंप बहुत ज्यादा सतर्क हैं, अलर्ट मोड पर हैं। ईरान पर बड़ा हमला करना वो नहीं चाहते, वो भी समझते हैं चीजों को। एटमी ठिकानों पर सीमित स्ट्राइक्स करने के पक्ष में है। इसके अलावा जो बंकर्स बनाए गए हैं जहां पर ये लैब्स चल रही है न्यूक्लियर टेस्टिंग की, बंकर बस्टर बम से उसी प्रिसाइज अटैक को करना चाहते हैं कि वहीं पर तबाही हो। खामनेई को हटाने के प्लान से पीछे हटे हैं डोनाल्ड ट्रंप। आपको याद होगा G7 समिट को कट शॉर्ट करके आ गए वापस अमेरिका। वहां से कहा कि सीजफायर नहीं होगा, यहां से बड़ी चीजें होंगी। एक बड़ा ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया, फिर कहा अगले हफ्ते कुछ करेंगे, और अब यहां से चीजें आ गई, 2 हफ्ते के लिए चीजें पोस्टपोन हो गई। इसलिए हर कोई कह रहा है कि डर गए क्या। अब किस बात का डर है वो मैं आपको बताता हूं। ईरान से खामनेई को हटाना सही रणनीति नहीं होगा। एक्सपर्ट्स इस बात को शायद एडवाइस किया है ट्रंप को। खामनेई को मारने से ईरान में अराजकता सामने आ सकती है, अराजकता का माहौल बन सकता है जो कि और नेगेटिव अप्रोच जाएगी। खामनेई का उत्तराधिकारी और बुरा हो सकता है, लोगों के सेंटिमेंट्स और खराब हो सकते हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं। तो अभी आप सिंपली देखिए कि यहां पर डर किन चीजों का है। अब अराजकता मुमकिन है, फिर क्या है, जो अगला आएगा हो सकता है उससे परिस्थितियां और वर्स्ट हो जाए। लीबिया, अफगानिस्तान, इराक वाली गलती अभी ट्रंप करने से बचना चाह रहे हैं, अमेरिका करने से बचना चाह रहे हैं। इसके अलावा लीबिया, अफगानिस्तान, ईरान में क्या कुछ हुआ, वहां पर कितना बड़ा विलन है, अमेरिका नहीं चाहता उस इमेज पर वापस कोई पेंट कर दे। अभी सत्ता परिवर्तन के बाद तीनों देशों में गृह युद्ध शुरू हो सकता है, हो गया था, आपको याद होगा। अब उन परिस्थितियों से डोनाल्ड ट्रंप बचना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो परिस्थितियां वापस ना आए, वो इमेज वापस ना आए। अमेरिका को लेकर पूरे
अब अभी ताजा अपडेट क्या है, 8 दिनों में क्या कुछ हुआ आप देख लीजिए। ईरान में मौत का आंकड़ा 639 को पार कर चुका है। ईरान में घायलों का आंकड़ा लगभग 1500 के आसपास है। ईरान का हमला जो है 400 प्लस मिसाइलों को दागा गया है। ये 8वें दिन का अपडेट है। इजरायल में आप देखिए 24 कैजुअल्टी हुई है, 176 से लेकर 200 लोग जख्मी हुए हैं। और इजरायल क्या कर रहा है, अपने फाइटर जेट से लगातार राजधानी तेहरान, इसके अलावा जो न्यूक्लियर साइट्स हैं जहां पर लैब्स बनाई गई हैं या जहां पर मिसाइलों का जखीरा रखा गया है, उन जगहों को नेस्ता नाबूद करने की नीति पर प्रिसाइज एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही तरफ से विध्वंसक युद्ध जारी है, दोनों ही तरफ से अग्रेशन में कहीं से भी कोई कमी नहीं है। खामनेई साफ कर चुके हैं कि इस बार बहुत बड़ी गलती इजरायल ने कर दी। हाँ, शांति की बात में यह हुआ है कि इजरायल ने ताजा बयान दिया है क्लस्टर बम का इस्तेमाल, ये आपने कुछ सुना होगा पिछले कुछ दिनों में। ईरान का क्लस्टर बम, एक बम से 20 निशाने। कैसे हैं बताता हूं। देखिए, क्लस्टर बम के अंदर ना कई सारे छोटे छोटे बम होते हैं। आप अपने फोन को खोलिए, क्लस्टर इमेजेस को क्लिक कीजिए, एक ही बार में 20-30 फोटो हो जाएंगी, उनमें से जो फिट हो जाए वो आप ले लीजिएगा। ये तो एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया ताकि आप समझ जाए। क्लस्टर का मतलब यही है, छोटे छोटे कई सारों चीजों का एक ग्रुप। तो क्लस्टर बॉम्ब के अंदर छोटे छोटे दर्जनों बॉम्ब होते हैं। छोटे बम तय ऊंचाई पर बिखर जाते हैं, 8 से 12 किलोमीटर इलाके में फैल जाते हैं। जमीन पर गिरते ही इनमें एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। बड़े इलाके में एक साथ कई धमाके होते हैं। कोई कुछ समझ पाए उससे पहले क्लस्टर बॉम्ब अपना काम कर चुका है। ईरान क्लस्टर बॉम्ब का भी इस्तेमाल कर रहा है, ऐसी भी रिपोर्ट्स बता रही हैं। लेकिन इससे नुकसान कितना हो रहा है वो भी आप देखिए। इजरायल, ये मैं आपको क्लस्टर बॉम्ब की चीजें एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्लस्टर मींस किसी भी चीज का एक ग्रुप। आप किसी भी चीज को एक हाथ में समेट लीजिए, दिस इज क्लस्टर। तो क्लस्टर बॉम्ब के अंदर दर्जनों बॉम्ब्स होते हैं छोटे छोटे। ये क्या करते हैं, जैसे ही कम ऊंचाई पर आते हैं उसके बाद ये लोग ये बॉम्ब जो है ये बिखर जाते हैं। 8 से 12 किलोमीटर इनका पूरा रेडियस होता है जहां पर ये छोटे छोटे बॉम्ब फैल जाते हैं। जमीन पर गिरते ही इनमें जबरदस्त विस्फोट होता है। बड़े इलाके में एक साथ कई धमाके होते हैं और इसी से यही काम है क्लस्टर बॉम्ब का। एक के बाद एक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बता रही हैं कि क्लस्टर बॉम्ब का भी इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि अपनी मिसाइलों को अभी बेड़ा पूरी तरीके से तैयार रखा है ईरान ने। फतेह 1 से लेकर फतेह 2, इसके अलावा और भी जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं उनका इस्तेमाल इस युद्ध में ईरान कर रहा है। ईरान इजरायल महाजंग का 8वां दिन आज है। सिर्फ और सिर्फ अब तक तबाही नजर आती है। हमेशा हमने इस बात को माना है कि जंग दुनिया के लिए खूबसूरत हो ही नहीं सकती, वो तो बहुत खराब है। और इस जंग में भी अगर स्पेसिफिकली हम भारत की बात करें तो भारत की स्थिति क्या है। दोनों ही राष्ट्रों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं। हमारे ईरान के साथ बहुत शानदार रिश्ते हैं, ट्रेड हमारा बहुत शानदार रहता है। इजराइल के साथ हमारे क्या रिश्ते हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर है। ऐसे में चूजिंग वाली स्थिति से भारत बचना चाहता है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों देशों में इस वक्त विध्वंसक प्रहार एक दूसरे के ऊपर लगातार जारी है। अब देखिए, इजराइल का रेड वेडिंग क्या है ऑपरेशन। इससे पहले मैंने आपको बताया था इजराइल का जो ऑपरेशन चला राइजिंग लायन, उससे बड़ा नुकसान। अब रेड वेडिंग क्या है। ईरान की टॉप सैन्य लीडरशिप के खात्मे का ये कोड नेम है। गेम ऑफ थ्रोन सीरीज जो जानते हैं वो समझ गए होंगे पहले ही, उसी से प्रेरित मिशन ये बनाया गया है। गेम ऑफ थ्रोन सीरीज में ही रेड वेडिंग का एपिसोड भी है। पॉलिटिकल वेडिंग के दौरान सुनियोजित नरसंगा। तो आप समझ लीजिए ये किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं। आपको मैं बता दूं कि पूरी 48 घंटे हुए थे महज जब 2 CDS, 2 ईरानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरी जो पॉलिटिकल लॉबी है, नंबर 1 पंक्ति के जो नेता हैं, जो कमांडर्स हैं, जो उनकी फोर्सेस के नंबर 1 पंक्ति के कमांडर्स हैं, उनको नेस्ता नाबूद करना, ये रेड वेडिंग, ये वो ऑपरेशन है जिस पर अब काम इजराइल कर रहा है। इजराइल कह रहा है हमारे ऊपर जितनी मिसाइलें दाग ली तुमने बहुत है, हिसाब किताब हम जो है वो पूरा करेंगे। अब ईरान पर इजराइल के हमले भी लगातार हो रहे हैं। देखिए, बेयर शेवा, तिकवा पर जोरदार प्रहार हो रहा है। इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। बेयर शेवा, तिकवा, तेहरान, उसके आसपास के इलाके पूरी तरीके से इस वक्त जल रहे हैं। लोग डरे हैं। मैंने आपको बॉर्डर्स की भी तस्वीरें दिखाई थी, लोग भाग रहे थे ईरान से। वार्निंग इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। लेकिन अब परिस्थितियां शायद कहीं बदलती हुई नजर आ रही हैं। क्यों? क्योंकि एकदम से ईरान के सपोर्ट पे रूस भी बोल पड़ा है। और ये बात हर कोई जानता है, अगर इसमें अमेरिका कूदता है डायरेक्टली तो रूस और चीन की एंट्री इसमें आप पहले से तय मान लीजिए।
तो इजराइल लगातार ईरान पर अटैक कर रहा है, एयर स्ट्राइक्स का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच मैंने ये भी आपको बताया बेयरशेवा, तिकवा, तेहरान, राजधानी तेहरान, लगातार एयर स्ट्राइक्स वहां पर की जा रही हैं। जो अलग अलग न्यूक्लियर लैब्स बनाई गई हैं, उनको तोड़ने के लिए B-2 बॉम्बर्स के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब मैं आपको बता दूं, देखिए अमेरिका से जो खबर आ रही है, मध्य पूर्व में यूएस नेवी भी और आर्मी भी पूरी तरीके से अलर्ट पर है। बगदाद में यूएस राजनयिकों ने बगदाद को छोड़ दिया है। 14 विमान से हथियार इजराइल पहुंच चुके हैं। ये मैंने आपको इजराइल से जो अपडेट आए हैं अभी वो बताए हैं। अब ऐसा नहीं है ईरान की नहीं बताऊंगा, ईरान से भी सुनिए। ईरान से खबर यह है कि 450 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया गया है। टारगेट पर इजराइल का डीमोन प्लांट है। IRGC, जो कि आप जानते हैं ईरान की ग्राउंड फोर्स है, उसके नए प्रमुख मोहम्मद करामी नियुक्त कर दिए गए हैं। और ये टेंशन कितनी बढ़ रही है वो आप देख लीजिए। अमेरिकन जो डिप्लोमैट्स थे उन्होंने बगदाद को छोड़ दिया है। जानकारी यह है कि अमेरिका से 14 विमान हथियार लेकर इजराइल पहुंचे हैं, क्योंकि अलग अलग फ्रंट्स पर इस वक्त इजराइल वॉर कर रहा है। हमास पर भी एयर स्ट्राइक जारी है, फिर ईरान पर भी। तो ऐसे में जो उसका असला है, मिसाइलें हैं, वो खत्म हो रही हैं, ये भी सच है। तो 14 विमान पहुंच चुके हैं अमेरिका से, ये जानकारी है। ईरान से बड़ी अपडेट ये है कि अब तक 450 मिसाइलों से अटैक किया गया है। मिसाइलों का पूरा जखीरा भी दिखाया गया है, और उस जखीरे में इतनी मिसाइलें हैं, ऐसा लग रहा है कि डेढ़ से दो साल तक भी ये संघर्ष चलता रहे। तो ईरान ने पूरी तैयारी की है। अब एक बड़ा खतरा जिस पर हम पहले दिन से बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर संकट के करीब दुनिया है क्या? क्यों ऐसा है? अब देखिए, परमाणु संकट के करीब दुनिया पहुंची है, ये कह रही है मारिया ज़खारोवा, प्रवक्ता है रूसी विदेश मंत्रालय के। वो कह रहे हैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी इस नुकसान की पुष्टि कर रही है। पूरी दुनिया कहां है एनवायरमेंटलिस्ट, कहां है वैश्विक समुदाय? उन्हें लगता है कि अगर यहां पर कुछ होगा तो रेडिएशन वहां नहीं पहुंचेगा। याद कीजिए 2011 में जापान के फुकुशिमा परमाणु हादसे में क्या हुआ था। देखिए वहां से जो न्यूक्लियर रिएक्शन था ना, उसने पूरे इलाके को जद में लिया था। यह बात बिल्कुल सच है। तो रूसी विदेश मंत्रालय पूछ रहा है, एक के बाद एक ईरान पर स्ट्राइक्स हो रही हैं। यूएन सो रहा है क्या? ह्यूमन राइट्स के लोग सो रहे हैं क्या? इस हमले से दुनिया और परमाणु संकट के बीच मिलीमीटर की दूरी रह गई है। मतलब खतरा इतना करीब है, नॉट इवन इन सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर। और देखिए ईरान पर यूएस की तैयारी भी काफी ज्यादा है। रूस ने भी यहां से धमकी जारी कर दी है, यूएस आएगा, रशिया की एंट्री 100% होगी। रूस क्या कह रहा है? देखिए, ईरान पर हमले के बारे में अमेरिका बिल्कुल ना सोचे, किसी तरह की सैन्य कार्रवाई ना हो। रूस की तरफ से बयान दिया गया, एटमी ठिकानों पर हमला सही नहीं है। हमले का मतलब दुनिया तबाही से मिलीमीटर दूर है, ज्यादा दूरी नहीं है। हमला हुआ तो अनियंत्रित परिणाम निकलेंगे, आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मारिया ज़खारोवा ने कहा, ये प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय की। मैंने इनका बयान भी आपको सुनाया, ग्राफिकली भी आपके सामने रखा, और ये बात बिल्कुल सच है। रूस बार बार ये कह रहा है कि हम कुछ एक्शन लेने आ जाएं तो दुनिया के देश आकर बैठ जाते हैं, EU बैठ जाती है, NATO बैठ जाती है। लेकिन अभी सब सो गए क्या? अब अली शमखानी कौन है ये मैं आपको बताऊं। खामनेई के सैन्य और राजनीतिक सलाहकार हैं। इसके अलावा IRGC, जो कि ईरान की ग्राउंड फोर्स है, उसकी कमान इनको सौंपी गई है। उससे पहले भी नौसेना की कमान संभाली है। 1997 से यानी 1997 से 2005 तक रक्षा मंत्री के तौर पर शमखानी रह चुके हैं। साल 2013 से 2023 तक यानी 10 सालों तक सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव रहे। बहुत क्लोज माने जाते हैं शमखानी खामनेई के, और अभी वो उनके सलाहकार भी हैं। यहां पर ईरान ये बताना चाहता है कि वो पूरी तरीके से तैयार है। अब इजराइल पर ईरान के हमले कहां हैं वो भी आप देख लीजिए। बेयरशेवा, तिकवा, रमतगान, हाइफा, राजधानी तेल अवीव, स्ट्राइक्स लगातार हो रही हैं ईरानी मिसाइल्स द्वारा। 3 मिसाइलें तेल अवीव पर भी गिरी हैं। तेल अवीव की कई रेजिडेंशियल इमारतें ध्वस्त हुई हैं, वो तस्वीरें हैं। यरूशलम भी टारगेट पर है, वहां पर भी कई धमाके हुए हैं। इजराइल में एयर रेड सायरन लगातार बज रहे हैं। 30 मिसाइलों से बड़ा नुकसान पहुंचा है इजराइल को भी।
रिपोर्ट्स बता रही हैं बहुत नुकसान है इजराइल को भी। सेंट्रल तेल अवीव में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। बार बार ये इंडिकेशंस, बार बार ये बातें कि तेल अवीव तक मिसाइलों को पहुंचाना इजराइल के लिए कोई टेढ़ी खीर नहीं है। जब चाहे, जैसे चाहे, जिस वक्त चाहे, आयरन डोम को फेल करने वाली कई मिसाइलें हमारे पास हैं। मैं बात कर रहा हूं डिफेंस सिस्टम की, आयरन डोम की। हिजबुल्लाह, हूती और हमास के हमले रोकता रहा है इजराइल आयरन डोम से, लेकिन ईरानी मिसाइलों को नहीं रोक पा रहा। क्यों? क्योंकि कई मिसाइल्स ऐसी हैं, ईरान ने 2 स्टेज हैवी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं और इसी वजह से आयरन डोम कई जगहों पर फेल होता हुआ भी नजर आ रहा है। मिसाइलें धरती के वायुमंडल से बाहर जाकर टारगेट पर गिरती हैं। मिसाइलें रोकने के लिए यूएस, यूके की वायुसेना ने भी ऑपरेशन चलाए हैं, लेकिन आयरन डोम ने पिछले कुछ वक्त में काफी अच्छा परफॉर्म किया। और मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 90% एफिशिएंसी ज्यादा है ही नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ मिसाइल जाएंगी। लेकिन कई मिसाइल ऐसी होती हैं जो रडार से बच जाती है, रडार को चकमा दे देती है। अभी क्या हो रहा है काम? ईरान अपना यूरेनियम भंडार बढ़ाने में जुटा है। यूरेनियम को प्योरेस्ट फॉर्म में लाया जाता है, उसको संरक्षित किया जाता है, प्योरेस्ट फॉर्म में लाया जाता है, तो उसके बाद ही आप न्यूक्लियर बॉम्ब तभी बना सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन तभी बना सकते हैं। लंबे वक्त से, पिछले कई दशकों से ईरान जो है इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। परमाणु हथियार निर्माण के बेहद करीब ईरान है। आप समझ सकते हैं कितनी कैपिटल अब तक लगाई होगी। ईरान अपना यूरेनियम भंडार को लगातार बढ़ाता रहा है। इसको राष्ट्रीय अस्मिता से खामेनेई ने जोड़ कर रखा है। ईरान के पास कुल 6,604 किलो संवर्धित यूरेनियम है। 60% प्योरिटी वाला 409 किलो यूरेनियम ईरान के पास है। तो अब आप समझ सकते हैं लंबे वक्त से किन ऑपरेशंस में ईरान जुटा हुआ था। और न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा दिन नहीं थे, बन जाता न्यूक्लियर पावर। इसीलिए इजराइल को ये एयर स्ट्राइक्स करनी पड़ी। CIA निदेशक हैं जॉन रैटक्लिफ, उन्होंने वार्निंग भी दी है। इजराइल हो, अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो, G7 इकोनॉमीज हो, वो ईरान को यही एडवाइस कर रही हैं कि मत करिए, न्यूक्लियर पावर बनने का सपना छोड़ दीजिए। लेकिन दशकों का ये सपना है। तो जंग के 8 दिन हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ विध्वंसक प्रहार ही नजर आ रहा है। इजराइल को भी बड़ा नुकसान हो रहा है, ईरान को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। पिछले कुछ दिनों तक ईरान अलग थलग नजर आ रहा था, लेकिन अब चीन और रूस खुलकर उसके समर्थन की बात कर रहे हैं।